1950 के दशक में कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के पास विक्ट्री नाम का एक कंपनी शहर है जहां खुशहाल परिवार आदर्श जीवन जीते हैं। हर सुबह पति शहर के बाहर विजय मुख्यालय में काम करने जाते हैं और गृहिणी पीछे रहकर घर की देखभाल करती है और अपनी शिक्षिका शैली के अधीन बैले का अभ्यास करती हैं। पत्नियों को अपने पति के काम के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है और उनके लिए मुख्यालय का दौरा करना प्रतिबंधित है। इन कई खुशहाल जोड़ों में से एक एलिस और जैक हैं, जिनका बहुत सक्रिय अंतरंग जीवन है और वे अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से एलिस के सबसे अच्छे दोस्त बनी और उसके पति के लिए पार्टियां देना पसंद करते हैं। जोड़े का एक पसंदीदा गाना भी है जिसे एलिस पसंद करती है। जब भी वह अपना काम कर रही होती है तो उसे गुनगुनाती है। कभी कभी कुछ सेकंड के लिए पूरा शहर हिल जाता है और एलिस जैक से पूछने की कोशिश करती है कि क्या इसका विक्ट्री की परियोजनाओं से कोई लेना देना है, लेकिन वह जवाब देने से इनकार कर देता है और एलिस इस विषय को जल्दी से छोड़ देता है। बैले के बाद एक दोपहर बनी और एलिस लाल जंपसूट में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जो नए पड़ोसी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और इस तथ्य के बारे में गपशप करते हैं कि उनका दोस्त मार्गरेट कक्षा में नहीं गया था, जो आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मार्गरेट एक के बाद शहर से बाहर हो गई है। रहस्यमय घटना। बाद में एलिस अपने बगीचे में होती है जब वह अचानक देखती है कि मार्गरेट अपने हाथों में एक खिलौना विमान के साथ अपने पिछवाड़े में खड़ी है और उसकी आंखें बंद हैं क्योंकि जाहिरा तौर पर उसे अंधेरे में खुली आंखों की एक जोड़ी का एक अजीब दृश्य दिखाई दे रहा है। एलिस नहीं जानती कि उसे क्या बनाना है और इसे अनदेखा करती है। रात के खाने की तैयारी करते समय एलिस को पता चलता है कि उसके कार्टन में सभी अंडे अजीब तरह से खाली हैं, लेकिन जब उसका डिनर ओवन में जलने लगता है तो वह उनके बारे में भूल जाती है। कुछ दिनों बाद एलिस शैली के घर पर एक पूल पार्टी में भाग ले रही है और अपना गाना गुनगुना रही है जब बन्नी उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि वह इसे सुनकर थक गई है। एलिस को तब पता चलता है कि वह नहीं जानती कि यह कौन सा गाना है, लेकिन यह हमेशा उसके दिमाग में अटका रहता है। जैसे ही राग उसके सिर में बजता है, एलिस की आंखों के सामने अजीब छवियां दिखाई देने लगती हैं, लेकिन एक बार फिर वह उनके बारे में भूल जाती है जब बन्नी उसका ध्यान भटकाता है। शहर में नए पड़ोसियों का स्वागत करने के लिए भाषण देने के लिए शैली और उनके पति फ्रैंक विक्ट्री सीईओ द्वारा पार्टी को एक पल के लिए रोका गया। भाषण अचानक मार्गरेट द्वारा बाधित किया जाता है, जो सोचती है कि जब वे नहीं होना चाहिए तो वे यहाँ क्यों हैं। उसका पति उसे ले जाता है, लेकिन अब मूड अजीब हो गया है, इसलिए फ्रैंक सभी को याद दिलाने के लिए बातचीत को संभालता है कि वे यहाँ हैं क्योंकि वे सुरक्षा और व्यवस्था के आधार पर एक छोटे से शहर का निर्माण करके दुनिया को बदल रहे हैं। बाद में एलिस अभी भी मार्गरेट के बारे में चिंतित है और उसकी तलाश करती है, केवल उसे अपने घर में खोजने के लिए उसके पति द्वारा किसी प्रकार की दवा दी जा रही है। मार्गरेट एलिस को यह बताने की कोशिश करती है कि वह ठीक नहीं है, उसे बुरे सपने आए हैं और वे उसे वहां छिपा रहे हैं, लेकिन उसका पति एलिस को इससे दूर रखने के लिए दरवाजा बंद कर देता है। एलिस पार्टी में लौटती है और जैक को फ्रैंक के कमरे में अपनी टाई ठीक करते हुए पाती है। उसके झटके के लिए जैक उसके साथ वहीं पर प्रफुल्लित होने लगता है। चीजें अचानक फिर से अजीब हो जाती हैं जब फ्रैंक दिखाई देता है और उन्हें बहुत अजीब तरीके से देखना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही वह एक शब्द कहे बिना चला जाता है और एलिस जैक को इसके बारे में कभी नहीं बताती है। अगले दिन एलिस और उसके दोस्त कुछ खरीदारी कर रहे थे जब मार्गरेट का विषय सामने आया। वे टिप्पणी करते हैं कि दुर्घटना के बाद से वह अजीब तरह से व्यवहार कर रही है, लेकिन बन्नी बीच में आ जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। मार्गरेट ने उनके पास मौजूद एकमात्र नियम को तोड़ दिया और अपने बच्चे को गहरे रेगिस्तान में ले गई क्योंकि उसने कुछ देखा, शायद एक मतिभ्रम। जब उन्होंने उसे पाया तो वह अपने बेटे के खिलौना विमान के साथ अकेली थी और उन्हें बच्चा कभी नहीं मिला। हालांकि मार्गरेट कसम खाती है कि वे उसे सजा के रूप में उससे दूर ले गए। जब जमीन फिर से हिलती है तो बातचीत अचानक बंद हो जाती है, लेकिन महिलाएं प्रतिक्रिया नहीं करती क्योंकि वे इसकी अभ्यस्त हो चुकी होती हैं। उनमें से एक सोचती है कि क्या पुरुषों के हथियार विकसित करने की अफवाहें सच हैं, लेकिन गुस्से में बन्नी उसे काट देता है। उसे याद दिलाता है कि पत्नियों का एकमात्र मिशन अपने पतियों का समर्थन करना है और सवाल पूछना नहीं है। बाद में रात में एलिस को बेहद अजीब सपने आने लगते हैं और वह अगले दिन उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। वह फैसला करती है कि उसे कुछ ताजी हवा की जरूरत है और ट्रॉली लेती है, लेकिन मॉल में उतरने के बजाय वह रहती है ताकि वह रेगिस्तान के दृश्य का आनंद ले सके, जो ड्राइवर को बहुत अजीब लगता है। अचानक मार्गरेट के खिलौने जैसा दिखने वाला एक विमान आकाश में नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, जब तक कि वह रेगिस्तान के बीच में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाता। इससे पहले कभी भी इस क्षेत्र के ऊपर कोई विमान नहीं उड़ा था और एलिस इसकी जांच करना चाहती है, खासकर क्योंकि उन्हें मदद की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन बस चालक ने उसे वहां ले जाने से मना कर दिया क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। एलिस वैसे भी नियमों को तोड़ती है और रेगिस्तान में तब तक चलती है जब तक कि वह अंततः एक पहाड़ी पर नहीं पहुंच जाती जिसके चारों ओर एक सर्पिल सड़क होती है। वो तब तक ऊपर जाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती है जब तक कि उसे एक रहस्यमय गुंबद नहीं मिल जाता और वह मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। एलिस डरी हुई है, लेकिन वह अभी भी जवाब चाहती है, इसलिए वह धीरे धीरे गुंबद के पास पहुंचती है जब तक कि अंत में वह कांच की दीवारों पर अपने हाथ रखने की हिम्मत नहीं कर लेती। यह हलचल अचानक उसके शरीर को हिलाती है और उसे अपना सिर वापस फेंकना पड़ता है क्योंकि अजीब परेशान करने वाली छवियों की एक श्रृंखला उसकी आंखों में दिखाई देती है और फ्रैंक की आवाज अराजकता को पीछे छोड़ने की बात करती रहती है। जब एलिस को फिर से पलक झपकने का मौका मिलता है तो वह खुद को घर में अपने बिस्तर पर पाती है। भ्रमित और डरी हुई एलिस रसोई में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि जैक खाना बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह उसे जगाना नहीं चाहता था। यह पता चला है कि जैक के घर आने पर एलिस पहले ही लौट चुकी थी, लेकिन उसे याद नहीं है कि कैसे।
वह विमान दुर्घटना का जिक्र केवल जैक को यह कहते हुए सुनने के लिए करती है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है, अन्यथा शहर में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा होगा। एलिस परेशान हो जाती है और बुरे सपनों को दोष देती है और जैक खाना पकाने के बारे में कुछ सुखद स्पर्श और चुटकुले के साथ उसका ध्यान भंग करता है। अगले दिन एलिस हमेशा की तरह खिड़कियां साफ कर रही थी जब अचानक उसके पीछे की दीवार हिलने लगती है और उसे कांच के खिलाफ दबा देती है। एलिस डर जाती है जब वह पीछे धकेलने की कोशिश करती है और पलक झपकते ही दीवार अपनी जगह पर वापस आ जाती है क्योंकि यह केवल एक मतिभ्रम था। उस समय फोन की घंटी बजती है और एलिस उसे उठाती है ताकि मार्गरेट उससे पूछ सके कि क्या उसने उसे देखा है। वह बताती है कि वे उनसे झूठ बोल रहे हैं और उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन एलिस इसे नहीं ले सकती और फोन काटने से पहले अपने दोस्त को याद दिलाती है कि वह पागल नहीं है। हालांकि यह बातचीत एलिस के दिमाग से नहीं गई और अपनी अगली बैले कक्षा के दौरान वह यह देखकर चौंक गई कि उसका प्रतिबिंब मार्गरेट बन गया है। सबसे पहले मार्गरेट एलिस की हर हरकत की नकल करती है, लेकिन अचानक वह अपना हाथ ग्लास पर रखती है और अपने सिर पर हाथ फेरती है, जिससे एलिस घबराहट में चिल्लाती है। कमरे में कोई और नहीं जानता कि वह क्या प्रतिक्रिया दे रही है और जब एलिस पलटती है तो मार्गरेट गायब हो जाती है। इसके पीछे के अर्थ के बारे में चिंतित एलिस घर वापस आती है और मार्गरेट को अपने घर के ऊपर खड़ी पाती है। एलिस उसे रोकने की कोशिश करते हुए रोते हुए उस पर चिल्लाती है, लेकिन मार्गरेट उसकी उपेक्षा करती है और चीजों को समाप्त कर देती है। एलिस फिर से घबरा जाती है और मार्गरेट तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वह मुश्किल से 2 कदम ही चल पाती है, इससे पहले कि लाल रंग के पुरुष उसे दूर खींचते दिखाई दे। शाम को एलिस जैक को यह बताने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था, लेकिन जैक उस पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि मार्गरेट का पति उसके साथ अस्पताल में है और उसने सभी को बताया है कि वह ठीक है, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी जब वह खिड़कियां साफ कर रही थी। एलिस को नफरत है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वह पागल है और सच्चाई जानने की मांग करती है। जैक से उसकी नौकरी के बारे में पूछती है और कंपनी सभी से क्या छुपा रही है जब तक कि वह अंत में स्नैप नहीं करता। वह उसे याद दिलाने के लिए उस पर चिल्लाता है कि उन सवालों के जवाब देने का मतलब हो सकता है कि वे एक साथ अपने अद्भुत जीवन को खो दें और उसे रात के लिए अकेले छोड़ने से पहले विषय को छोड़ने के लिए कहें। एलिस वापस सोने के लिए परेशान है, इस प्रकार वह कुछ टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश करती है। यह एक नए मतिभ्रम को ट्रिगर करती है जहां वह खुद को एक पूल में डूबता हुआ पाती है। यह उसी तरह से महसूस होता है जैसे दीवार ने उसे फंसाया था, लेकिन इससे पहले कि वह अर्थ समझ पाती, वह पलक झपकती है और खुद को खिड़की के सामने खड़ा पाती है जैसे कि उसने निकलने की कोशिश की हो। अगली सुबह एलिस रात के खाने के बचे हुए हिस्से को लपेटती है और जब उसके हाथ अपने आप हिलते हैं और उसके शरीर के हिस्से को लपेटते हैं तो वास्तव में खुद को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाती है। एलिस कुछ सेकंड के बाद उसमें से बाहर निकलती है और एक गहरी सांस लेते हुए रैप को हटाती है और अंत में स्वीकार करती है कि वह इसे खो रही है। क्षण भर बाद जैक डॉक्टर कॉलिंस को जांच के लिए लाता है। डॉक्टर तय करता है कि मार्गरेट को गिरते हुए देखने के सदमे के कारण यह तनाव होना चाहिए और जब एलिस यह समझाने की कोशिश करती है कि वास्तव में क्या हुआ था, कॉलिंस कहते हैं कि मन कभी कभी वास्तविकता को बदल सकता है क्योंकि यह दैक से अभिभूत है। वह कुछ दवा लिखने की भी कोशिश करता है, लेकिन जैक और एलिस दोनों इसे लेने से इनकार करते हैं, यह वादा करते हुए कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। उस समय एलिस ने नोटिस किया कि कॉलिंस ने अपने ब्रीफकेस में मार्गरेट के बारे में वर्गीकृत फाइलें रखी हैं, जिससे उसे यह पूछने के लिए प्रेरित किया गया कि उसके साथ क्या हुआ। कॉलिंस बताते हैं कि मार्गरेट क्रोध और व्यामोह से पीड़ित थी, जिसने उसके पति को अपना काम शांति से करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उसे विक्ट्री से निकाल दिया गया था और मार्गरेट को उसकी जरूरत की मदद लेने के लिए कहीं और भेज दिया गया था। बाद में कॉलिंस घर छोड़ देता है और गलती से अपना ब्रीफकेस भूल जाता है। जैसे ही वह और जैक बाहर होते हैं, एलिस सुराग खोजने के लिए अटैची पर कूद जाती है, लेकिन कॉलिंस के वापस आने से वह बाधित हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वह क्या भूल गई है। एलिस दिखावा करती है कि उसने अटैची को उसे सौंपने के लिए उठाया था और सौभाग्य से उसके कार्य को माना जाता है। एक बार जब कॉलिंस अच्छे के लिए चले गए तो यह पता चला कि एलिस को मार्गरेट की फाइलें चुराने का मौका मिला, लेकिन सभी पेज ब्लैक आउट कर दिए गए हैं। चून की फाइलें बेकार हैं। मार्गरेट के बारे में सोचते हुए और अपराधबोध को शांत करने के लिए विस्की पीते हुए मार्गरेट उन्हें चिमनी में जला देती है। जब वह स्नान कर रही होती है तब वह अभी भी शराब पी रही होती है और उसका मन इधर उधर होने लगता है, जिससे वह उन सभी परेशान करने वाली छवियों को फिर से देख पाती है। हालांकि इस बार वह एक जोड़े के एक दूसरे को थामे हुए मधुर पलों को भी देख सकती है। जब जैक घर आता है और कुछ संगीत बजाता है तो वह अचानक उससे बाहर निकल जाती है और जबकि एलिस अभी भी सदमे में है, जैक उसे देखने के लिए कहीं से भी पूछने के लिए आता है कि क्या उन्हें एक बच्चा होना चाहिए। एलिस इसके बारे में सोचने का वादा करती है। बाद में शाम को वे दोनों फ्रेंड द्वारा एक रेस्तरां में आयोजित एक फैंसी पार्टी में शामिल होते हैं, जो एक कोने में कॉलिंस के साथ चीजों पर चर्चा करते हुए उसे देखना बंद नहीं करेगा। यह एलिस को किनारे पर रखता है और जब एक नर्तकी एलिस को उसके दर्शन की याद दिलाने वाले शो की पेशकश करने के लिए कमरे में आती है तो वह टूटने लगती है। जैसे ही आंसू गिरने लगते हैं, एलिस जैक को अपने घर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसकी उपेक्षा करता है क्योंकि फ्रैंक एक बड़ी घोषणा करने के लिए मंच पर जा रहा है। हर किसी को आश्चर्यचकित करने के लिए फ्रैंक जैक को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाता है और घोषणा करता है कि उसे पदोन्नति मिल रही है। हर कोई जश्न मनाना शुरू कर देता है, लेकिन यह आखिरी तिनका है जो एलिस को पूरी तरह से टूटने में धकेल देता है और वह बाथरूम में भाग जाती है, जहां वह फिर से जोड़े की दृष्टि देखती है। बन्नी अचानक उसे देखने के लिए आता है और एलिस सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बन्नी उसे छोटा कर देता है, उसे नियम तोड़ने के लिए डांटता है।
वह सोचती है कि एलिस एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है और अपने पति की बड़ी रात को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे खुद को एक साथ लाने और एक अच्छी पत्नी बनने की जरूरत है। एलिस के पास अपनी दिनचर्या में वापस जाने और सब कुछ भूलने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ दिनों बाद जैक अपने घर पर एक डिनर पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें फ्रैंक और शैली भी शामिल होते हैं। जब एलिस खाना पकाने में व्यस्त होती है, फ्रैंक उससे ये कहने के लिए संपर्क करता है कि वह उसे आकर्षित करती है। वह हमेशा चाहता था कि कोई उसे चुनौती दे, क्योंकि महान पुरुष इतिहास को तभी बदल सकते हैं जब उन्हें धक्का दिया जाए, इसलिए उन्हें आशा है कि एलिस भविष्य में भी आगे बढ़ना जारी रखेगी। रात के खाने के दौरान एलिस जैक को जगह देने के बजाय टेबल के सिर पर बैठने का फैसला करती है, क्योंकि जब वे खाते हैं तो वह सीधे फ्रैंक को देखना चाहती है। जब सामान्य चिट-चैट शुरू होती है, एलिस इस शहर में आने से पहले मेहमानों से उनके जीवन के बारे में पूछने के लिए इसे बाधित करती है और बताती है कि कैसे सभी पड़ोसियों के बीच वही कुछ बैक स्टोरी दोहराई जाती है। उन्हें इन कहानियों को याद रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे असली कहानियों को भूल जाएं, जैसे कि मार्गरेट के साथ क्या हुआ था। जैक एलिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे जारी रखने के लिए कहता है। एलिस को उसके द्वारा देखी गई हर चीज के बारे में शेखी बघाड़ने के लिए प्रेरित करता है और कैसे फ्रैंक अपनी छोटी सी दुनिया बनाने के लिए सबसे झूठ बोल रहा है। फ्रैंक अपने चेहरे को तटस्थ रखता है और सभी को बताता है कि एलिस उसी मनोविकार से पीड़ित है जो मार्गरेट ने किया था, यहाँ तक उस पर अपने बेडरूम में होने का आरोप भी लगाया था। हर कोई बेहद असहज महसूस कर रहा है और शैली स्नैप करती है। एलिस को एक दृश्य बनाने के लिए बाहर बुलाती है और उसके खड़े होने और जाने से पहले उसके पति का अपमान करती है। अन्य सभी मेहमान उसका पीछा करते हैं और जब जैक दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो फ्रैंक एलिस को यह बताने के लिए रुक जाता है कि उसके जाने से पहले वह उससे अधिक उम्मीद करता है। एलिस गुस्से में रह जाती है और जब जैक वापस आता है तो वह फिर से झपकी लेती है और उस पर उसकी बड़ी रात को बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। वह तुरंत उसके पास शपथ लेने के लिए आती है कि ऐसा नहीं था। जैक उसके लिए विजय में इस जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है और इससे पहले कि यह उनके रिश्ते को नष्ट कर दे, उन्हें इस जगह को छोड़ने की जरूरत है। बहुत भीख मांगने के बाद जैक अंत में देता है और एक साथ भागना स्वीकार करता है। एलिस कोई समय बर्बाद नहीं करता है और कार में जैक के साथ शामिल होने से पहले न्यूनतम आवश्यक सामान पैक करने के लिए दौड़ता है, जो जैक के अचानक माफी मांगने पर उसे चौंका देता है। एलिस समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है जब तक कि लाल रंग के पुरुष उसे दूर खींचने के लिए नहीं आते और जैक रोना शुरू कर देता है जब वह अपनी पत्नी की मदद के लिए रोता है। एलिस को इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी प्राप्त करने के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। जबकि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, वह युगल के उन दृश्यों को फिर से देखना शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि वह और जैक आधुनिक समय में रह रहे हैं और उस कष्टप्रद गीत को गुनगुना रहे हैं। इस जैक की नौकरी चली गई है, लेकिन एलिस कहती है कि यह ठीक है क्योंकि वह अस्पताल में एक और शिफ्ट ले सकती है, जहां वह एक डॉक्टर के रूप में काम करती है। डबल शिफ्ट करने से इस एलिस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है और जब वह देर से घर आती है तो जैक रात का खाना बनाने में असफल होने और उसके साथ व्यस्त होने के लिए बहुत थक जाने पर नाराज होने के लिए उसके मूड में मदद नहीं करता है। अंत में जैक अपनी रात फ्रैंक के पॉडकास्ट को सुनने में बिताता है, जो पुरुषों के लिए एक ऐसे तरीके का प्रचार करता है जिससे वे समाज से दूर अपने वास्तविक रूप को खोज सके जो उनका दम घोंटता है। कुछ समय बाद एलिस फिर से अस्पताल में विक्ट्री में जागती है। कोलिंस ने घोषणा की कि उसे ठीक कर दिया गया है, इसलिए एलिस को वापस शहर भेज दिया गया, जहां वह अपनी पुरानी दिनचर्या को फिर से जीना शुरू कर देती है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। एक शाम तक दिन शांति से बीतते हैं। जैक काम से आता है, फिर से उस कष्टप्रद गीत को गाता है। भी तब पता चलता है कि जैक अपने विजन से वास्तविक है और उसने विक्ट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया है, जहां वह एक आदर्श जीवन चुन सकता है। इसने उसे एक विशेष मशीन तक पहुंच प्रदान की है जिसे वह घर पर रखता है और एलिस इससे 24/7 जुड़ी हुई है, क्योंकि विक्ट्री में उसका जीवन एक अनुकरण है। यह वहां की सभी पत्नियों के लिए समान है और अन्य पुरुषों की तरह जैक हर दिन केवल कुछ घंटों के लिए खुद को उससे जोड़ता है और जब वह रेगिस्तान में मुख्यालय में प्रवेश करता है तो वह डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाकी समय वह एलिस के वास्तविक शरीर को अच्छी तरह से रखने के प्रभारी है और मशीन के लिए भुगतान करने के लिए कुछ कम काम करना पड़ता है। विक्ट्री में वापस एलिस दर्द में फर्श पर गिर जाती है, उन छवियों से अभिभूत हो जाती है जो अभी अभी उसके दिमाग में आई थी। वह जैक से स्पष्टीकरण मांगती है, जो तुरंत रक्षात्मक हो जाता है और चिल्लाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वे एक परिपूर्ण जीवन जी सके, क्योंकि वे दुखी थे। एलिस को अभी भी विश्वास है कि उसने अपनी स्वायत्ता लेने के लिए और उसे समझाने की कोशिश की कि वह पागल है, एक गधे की तरह व्यवहार किया है। वह अन्य पत्नियों और बच्चों के बारे में भी चिंतित है, लेकिन जैक तुरंत स्पष्ट करता है कि बच्चे वास्तविक नहीं है, वे अनुकरण का भी हिस्सा हैं। फिर जैक माफी मांगने के लिए अपने घुटनों पर गिर जाता है जब वह एलिस से चिपक जाता है, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अपने पति के झूठ से तंग आकर एलिस एक गिलास लेती है और जैक को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करती है ताकि वह गिर जाए। वह क्या नहीं जानती है कि विजय में मरना वास्तविक जीवन में भी आपको मारता है। और जैसे ही असली जैक अपनी आंखें बंद करता है, फ्रैंक को एक फोन आता है कि क्या हुआ है। उस समय बन्नी घर में प्रवेश करती है क्योंकि उसने कुछ आवाजें सुनी है और एलिस को शांत करने की कोशिश करने से पहले तुरंत जैक के शरीर को ढंक देती है। एलिस यह सब समझाने की कोशिश करती है और बनी कबूल करती है कि वह पहले से ही जानती है। उसने अनुकरण को चुना क्योंकि वास्तविक जीवन में उनके मरने के बाद वह एकमात्र तरीका है जिससे वह अपने बच्चों को वापस पा सकती है। वह यह भी बताती है कि एलिस को मुख्यालय जाकर खुद को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जैक अब वास्तविक मशीन में उसके लिए ऐसा नहीं कर सकता है। एलिस डरती है, लेकिन जैसा बन्नी पूछता है, पाता है कि सभी पड़ोसी भी बाहर आ रहे हैं।
जैसे ही सभी स्ट्रीट लाइटें फटने लगती हैं, महिलाओं को कुछ बंद होने की सूचना मिलने लगती है, लेकिन पुरुष जैक के बारे में पूछने और एलिस को रोकने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बन्नी आदमियों को धकेलने के लिए बाहर आता है, एलिस को एक कार में बैठने और लाल रंग के आदमियों के आने से ठीक पहले गाड़ी चलाने का मौका देता है। उसके पीछे जाने के लिए कारों की चोरी करता है। गलियों से एक पीछा शुरू होता है और जबकि एलिस बिना किसी परेशानी के शहर छोड़ने का प्रबंधन करती है, रेगिस्तान में चीजें और अधिक जटिल हो जाती हैं जब लाल रंग के पुरुष अपनी कार से उसकी कार को मारना शुरू करते हैं। डॉक्टर कोलिंस भी अपनी कार में आ रहे हैं और उसे पकड़ने में मदद करने के लिए तेजी लाते हैं, लेकिन जब एलिस खुद को घिरा हुआ पाती है तो वह जल्दी से कार को रास्ते से हटा देती है और कोलिंस और अन्य लोगों को एक दूसरे से टकराने का कारण बनती है। फ्रैंक कोलिंस की मौत की खबर घर पर स्पीकर पर कॉल के साथ प्राप्त करता है, इसलिए शैली भी सुनता है कि क्या हो रहा है। जबकि फ्रैंक आदेश देने में व्यस्त है, शैली उसके पास आती है और यह दावा करते हुए उसे चाकू मार देती है कि अब उसकी बारी है। रेगिस्तान में एलिस तब तक गाड़ी चलाना जारी रखती है जब तक कि उसे पहाड़ी नहीं मिल जाती और वह कार के साथ सड़क पर नहीं आ जाती, लेकिन वाहन खराब मोड़ पर फंस जाता है। अभी भी हार मानने को तैयार नहीं, एलिस कार से बाहर कूदती है और दौड़ना शुरू कर देती है, यह सोचते हुए कि कार दूसरों को रोकने के लिए पर्याप्त रास्ता रोक रही है। दुर्भाग्य से लाल कपड़ों में पुरुष अपनी कारों को भी छोड़ देते हैं और उसके साथ पकड़ने की कोशिश करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए एलिस को ऊपर तक दौड़ने के लिए अपने शरीर को चरम सीमा तक धकेलना पड़ता है। जब वह गुंबद पर पहुंचती है, एलिस जैक को गले लगाते हुए और उसे रहने के लिए कहते हुए मतिभ्रम करती है, तो वह वास्तविक जीवन में एक साथ बिताए गए समय को भी याद करती है। उस समय लाल रंग के पुरुष उसके पीछे दिखाई देते हैं, जो उसे याद दिलाता है कि उसे क्या करना है। एलिस दीवार की ओर दौड़ती है और अपने हाथों को कांच पर रखती है, अपने सिर को वापस फेंकती है क्योंकि परेशान करने वाली छवियां कुछ के साथ मिश्रित होकर उसके पास वापस आती हैं, असली उसकी यादें। अचानक सब कुछ काला हो जाता है और एलिस हांफने लगती है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।